हेलो बच्चों, आपको पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन दोनों करा चुका हूं। अगर आपने एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 1.1 नहीं देखा है तो उसको जाके देखिएगा, और आपके पूरे कंप्लीट क्वेश्चन है उसमें। तो इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन लेके आया हूँ। इंट्रोडक्शन में थ्योरम 1.2 लेके आया हूँ, ठीक है। अब बात को समझिएगा। कह रहा थ्योरम 1.2 क्या कह रहा है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का जो फंडामेंटल थ्योरम कहता है एवरी कंपोजिट नंबर, शब्द पे ध्यान रखने चलिएगा। कह रहा है एवरी कंपोजिट नंबर, ये कह रहा है कंपोजिट नंबर की बात कर रहा है, कैन बी एक्सप्रेस्ड, उसको एक्सप्रेस करना फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। कंपोजिट नंबर होगा, उसको आप फैक्टराइज करोगे किसमें? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, मतलब प्राइम नंबर में फैक्टराइज करना है कंपोजिट नंबर का। एंड दिस फैक्टराइजेशन, जो उसका फैक्टराइज करने के बाद जो आपका फैक्टराइजेशन आएगा वो यूनिक है। कह रहा है इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी कंपोजिट नंबर का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे आपको जो फैक्टर्स मिलेंगे वो यूनिक होंगे। मतलब अगर आप उसको करेंगे तो आपके भी वही आएंगे, मैं करूंगा तो मेरे भी वही आएंगे, और कोई भी करेगा तो उनका भी वही आएगा। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, अगर मैं 98 ले लूं, ले लिया, इसका मैं क्या करूंगा? फैक्टराइजेशन करूंगा। देखिए, इसका मैंने क्या किया? फैक्टराइजेशन किया। तो जब मैं इसको फैक्टराइजेशन करने जा रहा हूं तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए, इसको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से काटते हैं। चलिए, आपने इसको 2 से काटा तो 2 4 जा 8, 1 बचेगा, 2 9 जा 18। फिर आप इसको देखिए 49 किसके टेबल में आएगा? 3 के आएगा नहीं, क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है आपसे? 9 और 4 दोनों को आप सम करोगे, ऐड करोगे, तो आपका जो सम आएगा इन दोनों डिजिट को ऐड करने के बाद वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 9 में आप 4 जोड़ोगे तो 13 होगा। 13 जो है 3 से डिविजिबल है नहीं, तो ये 3 से तो कटेगा नहीं। 2 से इसलिए नहीं कट रहा है क्योंकि इसकी जो लास्ट डिजिट हो, जहां 9 है वहां 0 चाहिए, 2 चाहिए, 4 6 8 हो, तब तो 2 से कट जाएगा। तो इसलिए देखिए, अब इसको जब 7 से आप काटोगे तो 7 7 जा 49, फिर 7 से आप इसको काटे तो 1 आ गया। ये क्या आपने किया? इसका फैक्टराइजेशन किया, इसका फैक्टर निकाला, किसका? 98 का। तो लिखते क्या है कि 98 इज इक्वल टू, इसका फैक्टर्स लिखेंगे 2 इंटू 7 इंटू 7। इतनी बात आपको समझ में आई? तो यही कह रहा है कि जब आप किसी कंपोजिट नंबर, अभी मैं बता रहा हूं कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं। इसने कहा जो आपके कंपोजिट नंबर है कैन बी एक्सप्रेस, जब उनको एक्सप्रेस यानी फैक्टराइज आप करोगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, प्राइम नंबर के, देखिए 2 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर, तो इसका कह रहा है यूनिक अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स। कहने का मतलब जब आप फैक्टराइजेशन करते हो तो सबसे पहले क्या करते हो? जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर रहता है उसी से डिडक्ट, सॉरी उसी से कट करते हो। देखिए स्मॉलेस्ट नंबर 2 से मैंने कट किया 98 को 49, तो इसी को आप ऑर्डर में लिख दिए ना, सबसे पहले छोटी संख्या, उससे बड़ी, उससे बड़ी, यानी आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हो। देखिए किस ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसी तरह अगर कोई और भी फैक्टराइज करेगा, भले देखिए उन 98 को किया, वो मान लीजिए हो सकता है कि 7 से काटे तो 49, यहाँ 7 से काटेगा तो उसका अलग आएगा। अब चलिए 98 को मैं दिखा रहा हूँ, एक सेकंड। आप इसको 7 से जब कट करेंगे, 7 1 जा 7, और फिर बचेगा 1, यहाँ 2 बचेगा, और 2 बचेगा तो 28 हो गया, तो 7 4 जा 28, फिर 7 से आप काट दिए तो 2 आ गया, 2 से काट दिए तो 1 आ गया। देखिए आप या तो 7 इंटू 7 इंटू 2 किए तब भी आपकी 98 आया, या 2 इंटू 7 इंटू 7 किया तब भी आपका 9। तो यही तो यूनिक है कि आप फैक्टर्स उसके चाहे सीधे लिखें चाहे उल्टे लिखें, लेकिन आपके फैक्टर्स के जो मतलब फैक्टराइजेशन करने के बाद जो आपका 98 का फैक्टर्स होंगे वो सेम होंगे।
ठीक है। तो इसने कहा यूनिक करो, तो मतलब उसको कुछ मत करो, सब के सब अगर हर कोई इसको इसका फैक्टराइजेशन करता है और सब लोग असेंडिंग ऑर्डर में इस चीज को लिख देते हैं, तो सबका फैक्टराइजेशन क्या होगा, सेम होगा। ये यूनिक बात है। ठीक है। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। अब किसकी बात करते हैं, कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होते होंगे, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो एक से बड़े हों। जैसे टू नहीं आएगा कंपोजिट नंबर में, अभी बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं। एक से बड़े हों और प्राइम नंबर नहीं हो, मतलब कंपोजिट नंबर क्या होंगे, जो एक से बड़े हों, वन से क्या हो, वन से ग्रेटर हो, बट नॉट अ प्राइम नंबर, बट नॉट अ प्राइम नंबर। ध्यान रखिएगा, कंपोजिट नंबर क्या होंगे, जो एक से बड़े हों लेकिन लेकिन वो प्राइम नंबर ना हो, वो कंपोजिट नंबर होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप फोर देखिए, फोर जो है वन से बड़ा है, फोर क्या है, वन से बड़ा है ना। और दूसरी बात, ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, पहले प्राइम नंबर को क्लियर कर दें, उसके बाद बता रहे हैं। प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं, प्राइम नंबर वे नेचुरल नंबर होते हैं, वे नेचुरल नंबर होंगे आपके जो या तो वन से डिविजिबल हो, या तो उनका फैक्टर वन हो, या वो स्वयं वही नंबर हो। ध्यान रखिएगा, प्राइम क्या होते हैं कि वे सभी नंबर जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से ना डिवाइड हो। मतलब कहने का मतलब, एक और स्वयं के अलावा किसी और से डिवाइड ही नहीं हो, प्राइम नंबर होता है। जैसे मान लीजिए क्या है, थ्री है, थ्री केवल थ्री से आप डिवाइड करोगे, थ्री वन जा थ्री, और या तो फिर थ्री को आप वन से डिवाइड करोगे, वन थ्री जा थ्री। तो देखिए यहाँ पे आपको या तो वही नंबर मिला, थ्री मिला, या तो वन मिला। तो ये वे सभी नेचुरल नंबर होते हैं जो या तो स्वयं से डिवाइड हो जाए इटसेल्फ, या तो स्वयं से मतलब डिवाइड हो जाए, या तो फिर वन से डिवाइड हो, वही क्या कहलाएंगे, हमारे प्राइम नंबर कहलाएंगे। ठीक। तो आप बता सकते हो, कोई पूछे आपसे कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो आप कहोगे वे सभी नेचुरल नंबर, वे सभी नेचुरल नंबर जो या तो खुद से डिवाइड हो जाए, या तो वन से डिवाइड हो, इसके अलावा किसी से ना डिवाइड हो, तो क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर कहलाएंगे। इतनी बात आपको क्लियर। तो वही कहा कि मैंने क्या बोला कि वन को आप छोड़ दीजिए, अब प्राइम नंबर को छोड़ दीजिए, तो बाकी सारे नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो इसीलिए मैंने कंपोजिट नंबर फोर से क्यों स्टार्ट किया, टू से क्यों नहीं किया। आपके दिमाग में भी आया होगा कि टू 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 को मैंने क्यों नहीं लिया, टू को मैंने इसलिए नहीं लिया कि टू या तो वन से डिवाइड होगा, या तो टू से डिवाइड होगा, किसी और चीज से डिवाइड नहीं हो सकता, ना तो किसी और संख्या से डिवाइड होगा। बात को समझिएगा, टू या तो वन से डिवाइड होगा, या तो टू खुद टू से ही डिवाइड होगा, और किसी नंबर से नहीं डिवाइड होगा। इसीलिए आपको एक बात नहीं जानकारी है तो ये बता दूं, टू जो है, टू सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर में आता है। कोई आपसे पूछ ले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो आप उसको क्या बताएंगे, टू बताएंगे। इतनी बात आपको क्लियर हो, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर टू आ जाएगा। अगर दूसरी बात कर दे, दूसरी बात क्या कह दे, इवन, अगर बात कर दे इवन स्मॉलेस्ट आर ग्रेटर नंबर, स्मॉलेस्ट आर ग्रेटर प्राइम नंबर, ध्यान रखिएगा शब्द को, तब भी आपका टू ही आएगा। अगर आपसे कह दे कि स्मॉलेस्ट आर ग्रेटर इवन प्राइम नंबर, कौन सा प्राइम नंबर, इवन, तब भी आपका आंसर क्या आएगा, टू आएगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर भी टू है, प्राइम नंबर में अगर सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात करेंगे तो भी टू आएगा, या तो स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट इवन प्राइम नंबर की बात कर दे तब भी टू आएगा। तो ये थोड़ी सी जानकारी आपको मैंने एक्स्ट्रा दे दी, क्योंकि आपके टॉपिक में ये नहीं पूछेगा, लेकिन जानकारी रखिए, क्योंकि हो सकता है कब क्या क्वेश्चन हो सकता है एमसीक्यू में पूछ दे कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो आप बता लोगे टू है, इवन स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर तब भी टू है। तो अब बात समझ में आ गई, प्राइम नंबर कंफर्म हुए, कंपोजिट नंबर कंफर्म हो गए।
इनका फैक्टराइजेशन भी बता दिया कि फैक्टराइजेशन क्या होता है। कह रहा 98 को जैसे मैंने फैक्टराइज किया तो 2 से काटा, फिर 7 से काटा, 7 इसी को मैंने असेंडिंग ऑर्डर में जैसे मैंने किया था वैसे ही मतलब इसको असेंबल करके मैंने यहाँ लिख दिया। 98 को लिख दिया 2 इंटू 7 इंटू 7 इन्हीं के फैक्टर में। तो बताइए 2 भी तो प्राइम फैक्टराइजेशन है, 7 भी है, क्योंकि 7 भी 1 से कटेगा और 7 से कटेगा, कटेगा ना। तो इसीलिए इसका हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन। जब कोई भी नंबर अगर किसी प्राइम नंबर से काटा जाता है तो जो उसके प्राइम नंबर वाले फैक्टर्स आते हैं वही क्या कहलाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएंगे। ठीक, तो कह रहे एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, हम प्रत्येक मतलब कंपोजिट नंबर को अगर एक्सप्रेस करें या फैक्टराइज करें एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, किसमें, प्राइम में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में अगर हम फैक्टराइज करते हैं एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये फैक्टराइजेशन क्या है, यूनिक आएगा। क्योंकि हर कोई जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेगा या फैक्टराइज करेगा या फैक्टराइजेशन करता है तो जब वो फैक्टराइजेशन करता है तो उसमें टू हमेशा वो कोशिश यही सब हर कोई करता है कि मतलब असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखता है। और जब असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबका नंबर सेम ही आएगा, असेंडिंग में नहीं लिखेंगे तो भी नंबर सेम रहेंगे, बस नंबर होंगे क्या, आगे पीछे हो जाते। जैसे यहाँ 772 आ गया, यहाँ 277 आ गया, लेकिन ये सारे प्राइम फैक्टर किसके हैं, 98 के ही है। तो यही बात क्या बताती, यूनिक हो जाती है। ठीक है, वही बात है कि थोड़ा सा आपने पहले एलसीएम एचसीएफ एलसीएम वगैरह पढ़ा था, जैसे मैंने पिछले में क्या था, यूक्लिड डिवीजन लेमा करा रहा था, तो वहां एचसीएफ की बात किया, क्योंकि एचसीएफ को थोड़ा सा मॉडर्न बना दिया, थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, तो आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा कर लिया। यहाँ पे देखिए क्या है कि मतलब आपको पता है फैक्टराइजेशन आप करते हो, फैक्टराइज मतलब फैक्टर निकालने आपको आता है, वही कह रहा है वही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, यही तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं थी। तो यही आपका थ्योरम था, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब बात करते हैं, और इसने कहीं ऐसी आर्डर की तो बात ही नहीं की इसमें, नहीं, चलिए। तो आर्डर में देखिए ये लिखा है ना, आर्डर इन आर्डर, अगर आर्डर में आप लिखोगे तो सबका सेम आएगा, ये यूनिक बात है, तो ये बता दिया। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 5 का। अब कह रहा है एग्जाम्पल 5 को ध्यान रखिएगा। कह रहा है एग्जाम्पल 5 एग्जाम्पल 5 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 5 देखिए, कह रहा है कंसिडर द नंबर, कह रहा है कंसिडर द नंबर 4 की पावर n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। इसने ध्यान रखिएगा, इसने कहा कंसिडर्ड द नंबर्स, क्या कंसिडर करने को कहा 4 की पावर n, इस शब्द को ध्यान रखिए, इसने कहा 4 की पावर n, और n क्या है, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 ऑन सो ऑन ऑफ इनफाइनाइट जाती, यही तो नेचुरल नंबर है, यही नेचुरल नंबर है ना। तो कह रहा कंसिडर द नंबर 4 की पावर n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, और आपको चेक करना है, क्या चेक करना, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, अगर n की आप कोई भी वैल्यू रखते हो, मतलब 4 की पावर n की आप कोई भी वैल्यू रखते हो, तो आपको चेक करना है कि क्या एंड विथ डिजिट जीरो, क्या ये जीरो डिजिट से समाप्त होंगे, बात को ध्यान रखिएगा, क्या ये एंड विथ डिजिट, ये जीरो मतलब इसकी जो डिजिट जो समाप्त होगी जीरो पे समाप्त होगी। अब तो बड़ा आश्चर्य वाला क्वेश्चन आ गया कि ये कैसे संभव। चलिए, इसने कहा n बराबर, यानी n नेचुरल नंबर होगा, तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी होता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है। अगर आप 4 की पावर n को आप n बराबर मान लीजिए, मैंने 1 ले लिया, क्या ले लिया, 1, तो देखिए 4 की पावर 1 इज इक्वल टू 4, क्या ये जीरो पे डिजिट समाप्त हो रही है, नहीं हो रही। चलिए, अगर 4 की पावर n को मैंने क्या कर लिया, 4 की पावर n की जगह मैंने 2 ले लिया, तो 4 2 जा 16, क्या इसकी लास्ट डिजिट देखिए जीरो पे समाप्त हो रही है, नहीं हो रही। चलिए, 4 की पावर n को हमने क्या ले लिया, 4 की पावर 3 ले लिया, तो देखिए क्या ये इन मतलब क्या आप करेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी 64, क्या ये इसकी डिजिट जीरो पे समाप्त हो रही है, बोलिए।
अगर आप 4 की पावर n इज इक्वल टू 4 की पावर 4 इज इक्वल टू रखते हैं तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 और कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 4 जा 64 और 64 में आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16 1 बचा। अब 4 6 जा 24 और 1 24 और 1 25। ठीक है, तो क्या आपको मिला 256। क्या ये जीरो पे समाप्त हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ये कैसे चेक करेंगे? देखिए कोई भी नंबर जीरो पे तभी समाप्त हो सकता है जब उसके फैक्टर में हमें क्या मिल जाए 2 मिल जाए और 5 मिल जाए। अगर जिसके फैक्टर में हमें 2 और 5 दोनों मिल जाएंगे वो नंबर जीरो पे समाप्त हो जाएगा। अब 4 का आप फैक्टर करोगे तो क्या करोगे 2 2 2 1 तो आप यही तो लिखोगे 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2। बोलिए आप यही नहीं लिखोगे यहाँ पे 4 का 2 इंटू 2। तो बताइए कहीं 5 मिला? नहीं मिला। तो जब तक उसके फैक्टर्स में कम से कम एक 5 मिल जाए एक 2 मिल जाए उसकी डिजिट जीरो पे समाप्त होगी ही होगी, इंड होगी, 100% होगी। अगर 2 और 5 दोनों नहीं मिलते हैं, ध्यान रखिएगा, अगर 2 और 5 में से केवल अगर 5 मिल जाए तब भी नहीं समाप्त होगी और 2 मिल जाए तब भी नहीं समाप्त होगी। दोनों का होना जरूरी, कम से कम एक ही हो। एक बार 2 हो जाए एक बार 5 हो जाए वो संख्या जीरो पे समाप्त हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, आप बात करते हो 20 की, 20 जीरो पे समाप्त है ना, इसकी लास्ट डिजिट जीरो है कि नहीं है? तो देखिए कैसे है, जब इसका आप फैक्टर करते हो तो 10, फिर 2 से काटते हो तो 5, देखिए यहाँ 5 मिला 2 मिला, कम से कम एक 5 और एक 2 तो मिला तभी तो अब इससे एक चीज और निकल के आती कि अगर एक बार 2 और एक बार 5 मिलता तो एक बार जीरो। अब 100 को देखिए आप, 100 को आप काटोगे तो 2 से काटोगे 50, फिर 2 से काटोगे आपका 25, फिर 5 से काटेगे तो 5, फिर 5 से काटा आपने 1, इसके फैक्टर को निकाला तो 100 बराबर क्या लिखते हो आप 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। देखिए 2 बार 2 2 बार 5 तो कितनी जीरो, दो। जितनी बार 2 आए और उतनी बार अगर 5 आएगा तो उतना जीरो उसमें होगा। देखिए यहाँ 20 में क्या था, 2 आपको 2 बार मिला लेकिन 5 एक ही बार मिला, तो देखिए एक जीरो आया। यहाँ पे 2 आपको 2 बार मिला, 5 2 बार मिला, तो आपको जीरो कितनी बार मिला, 2 बार। तो अब सिंपल सी बात देखिए, दो चीज आपको पता चले कि जितनी बार 2 आए उतनी बार अगर 5 आ जाए तो भी आपको उतना ही जीरो मिलेगा। अगर दूसरी बात, अगर इस बात को समझिएगा कि अगर 2 और 5 का पेयर नहीं मिलेगा तो वो नंबर कभी इंड डिजिट पे समाप्त ही नहीं होगा, मतलब उसका इंड डिजिट जीरो हो ही नहीं सकता। शब्द को ध्यान रखिएगा कि मतलब उसका इंड डिजिट जो होगा वो जीरो नहीं होगा अगर 2 और 5 का पेयर उसमें नहीं मिला। इतनी बात आपको क्लियर? जब इतनी बात आपको क्लियर हो गई तो आप इसमें लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, इसको लिखोगे क्या, बी डू नॉट हैव 5 एज अ फैक्टर इन 4 की पावर n। तो कहीं पे आपका जब यहाँ पे देखिए आपने 4 मतलब 4 की पावर n का फैक्टर किया, कहीं आपको 5 मिला, देखिए यहाँ कहीं 5 आपको मिला। जब 5 नहीं मिला तो वी डू नॉट हैव 5 एज अ फैक्टर इन 4 की पावर n। जब हमें 4 की पावर n में कोई फैक्टर ही नहीं मिला 5 का तो क्या होगा, अगर ये नहीं मिला तो आप लिखोगे ना सो 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 कैन इंड डिजिट नेबर जीरो, नेबर बी जीरो। इतनी बात समझ में आए कि जब आपको 4 की पावर n जो आपने किया था, n कोई भी नेचुरल नंबर रहा ना, तो जब उसको हमने फैक्टराइज किया, उसका फैक्टर निकाला तो ना तो हमें 5 मिला, 2 तो मिला, 2 तो मिला, 4 की टेबल में हमें 2 मिल सकता है। जब आप देखिए यहाँ 4 को अगर तोड़ेंगे तो 2 इंटू 2 आपको मिल सकता है, यहाँ भी तोड़ेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मिल सकता है, लेकिन आपको 5 नहीं मिला। तो यही तो मैं लिखा हूं, बी डू नॉट हैव 5 एज अ फैक्टर इन 4 की पावर n, सो बी कैन इंड डिजिट नेबर बी जीरो। तो यहां पे क्या होगा, ये कभी जीरो पे समाप्त ही नहीं होगा।
ठीक है? इतनी बात आपको क्लियर हो गई और इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई तो यही इसका क्या है? आंसर है। ये क्या है? इसका आंसर है। तो यही आपको चेक करके बताना था, तो आप चेक करेंगे तो लिखेंगे क्या? लिख देंगे लेट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 इस तरह दिखा दीजिएगा। अब 4 की पावर n इज इक्वल टू 4 की पावर 1 रख के 4 दिखा दीजिएगा, 4 की पावर 2 रख के 16 दिखा दीजिएगा, अब 4 की पावर 3 रख के 64 और फिर इसी तरह आप इतना दिखा के ये लिख दीजिएगा वी डू नॉट हैव 5 एज ए फैक्टर इन 4 की पावर n सो वी कैन इंड डिजिट नेवर बी 0। ठीक है? एक बात और जान लीजिए, इतना जान गए, अगर ये समझ में आया तो ठीक। एक बात और मैं बता दूं, अगर इसने कहा 4 की पावर n, आपने n बराबर क्या माना? 1 माना, 2 माना, 3 माना, 4 माना, आंसो ऑन जो आपकी इच्छा की आपने माना। जब 4 की पावर आपने 1 रखा, यहां लिख लीजिएगा लेट, जब 4 की पावर 1 रखा तो आपको 4 मिला, 4 का आपने फैक्टर किया तो 2 इंटू 2। अब जब बताइए 4 की पावर आप 2 रख रहे हो तो 4 इंटू 4 इज इक्वल टू क्या मिला? 16 मिला। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यही फैक्टर्स मिले, यही फैक्टर्स मिले थे ना। तो आपको न तो आपको 5 मिला ही नहीं, तो वही मैंने लिखवाया वी डू नॉट हैव 5 एज अ फैक्टर इन 4 की पावर n सो वी कैन इन डिजिट नेवर बी 0, यही मैंने बताया। अब बात को समझिए, अगर ये आप फैक्टर नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे भी कह सकते हो 4 की पावर 1 यानी 4 इज नॉट डिविजिबल बाई 5, 4 की पावर 2 इज इक्वल टू 16, 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 64। आप भी लिख सकते हो क्या? 4 की पावर n नॉट डिविजिबल बाई 5। तो सो बी डू नॉट हैव 5 एज अ फैक्टर, सो बी डू नॉट हैव 5 एज अ फैक्टर इन 4 की पावर n। तो सो we can end digit never be 0। अब बात को समझिए, मैंने क्यों कहा कि 5 की पावर मतलब जो है 4 की पावर n जो है 5 से डिविजिबल। अगर देखिए जब मैंने कहा कि अगर आप फैक्टर की, मैंने 20 को बताया था, 20 में 0 क्यों मिला? देखिए 20 आपका 5 से डिविजिबल है, 5 4 जा 20, लेकिन क्या बताइए 16 आपका 5 से डिविजिबल है, 5 3 जा 15, 1 रिमाइंडर बच रहा। क्या 64 आपका 5 से डिविजिबल है? तो 5 देखिए, 5 1 जा 5, 1 बचा 4, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, आपको क्या बच गया 4। तो जब ये 5 से डिविजिबल ही नहीं है तो ये भी आप लिख सकते हो 4 की पावर n नॉट डिविजिबल बाई 5, नॉट डिविजिबल बाई 5। सो बी डू नॉट हैव 5 एज अ फैक्टर इन 4 की पावर n। तो जब फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर तो वही होते हैं ना जिससे मतलब वो संख्या डिविजिबल हो जाए। अगर बताइए मैं यहाँ पे 98 लिखा था तो 98 को 2 इंटू 7 इंटू 7 किया था, बताइएगा। 98 को मैंने क्या लिखा था? इज इक्वल टू 2 इंटू 7 किया था, तो बताइए 98 2 से डिविजिबल है कि नहीं है? ये अपने फैक्टर से कटेंगे ही कटेंगे। अब देखिए 2 4 जा 8, 1 बचा 18, 2 9 जा 18। अब देखिए ये डिविजिबल हो गया कि नहीं? 98 को ले लीजिए 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 7 1 जा 7, 2 बचा 8 बटा 7 4 जा 28। देखिए तो कहने का मतलब ये अगर अपने फैक्टर से डिविजिबल तो होते ही हैं, लेकिन 4 की पावर n नॉट डिविजिबल बाई 5। लेकिन 4 की पावर जो n लिया हमने, ये आपको निकाल के दिखाया, 4 आया 16 आया 64, क्या ये 5 से डिविजिबल है? नहीं डिविजिबल है। तो सो बी डू नॉट हैव 5 एज अ फैक्टर। जब वो उससे डिविजिबल नहीं है तो आप 5 फैक्टर कहां से पाओगे? तो ये भी आप कह सकते हो 5 एज अ फैक्टर, we do not have a 5 as a factor in 4 की पावर n so we can in digit never be 0। ठीक है? तो यही बात आपकी थी यहां पे समझाने की। तो देखिए यहां पे मैंने फंडामेंटल के बारे में ये तो थ्योरम बताया,
यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि आप चाहे तो इस मेथड से करके भी फैक्टर से लिख सकते हैं और डिविजिबल वाला भी बता के आप लिख सकते हैं। तो एज़ यू विश, जैसी आपकी इच्छा। तो आपको दोनों को मतलब थ्योरम भी बता दिया, एग्जाम्पल नंबर 5 भी समझा दिया। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 6 के साथ। थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर किसी टॉपिक पे आपको दिक्कत आ रही है तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देखिए, फिर भी ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए, हम फिर से आपको समझाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।